This is an ABP Life podcast. भारत की अर्थव्यवस्था में पूरा जोर मुख्यतः असंगठित क्षेत्र का है। हाल की एक रिपोर्ट में कहा गया है कि लगभग 90% जो आमदनी होती है वह असंगठित क्षेत्र में है, यानी जहां मजदूरों की नियुक्ति बहुत अस्थायी आधार पर होती है, कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पर होती है, जहां उनको बहुत सारे श्रम अधिकार वगैरह नहीं मिलते हैं, उनके ऊपर बहुत तरह की तलवारें लटकी होती हैं। और इन सब के जरिए हमारी अर्थव्यवस्था आज इस हालत में है कि हम 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था है। कैसे काम करता है असंगठित क्षेत्र का अर्थतंत्र और कैसे यह प्रभावित करता है पूरी भारतीय अर्थव्यवस्था को, इस पर मैं बात करूंगा। मैं हूं व्यालोक और हमारे साथ हैं प्रोफेसर सूर्यभूषण सर। DMI में प्रोफेसर हैं, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी से इन्होंने इकोनॉमिक्स में पढ़ाई लिखाई की है और उसके अलावा काफी खासा अनुभव रखते हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। धन्यवाद। ये असंगठित क्षेत्र पर जबकि कहें तो सरकार की तरफ से उतनी दयानतदारी नहीं होती है, बहुत तरह के जो श्रम अधिकार हैं वहाँ लागू नहीं होते, कई बार पता भी नहीं चलता है कौन श्रमिक है कौन नहीं है, फिर भी एक बड़ा हिस्सा 90% तकरीबन एक रिपोर्ट के अनुसार कहा जा रहा है कि उसी की वजह से ये रफ्तार, ये बूस्ट मिल रहा है। कैसे देखते हैं आप या कैसे समझाएंगे मुझे एक लेमैन को? देखिए, किसी भी अर्थव्यवस्था में जो ग्रोथ होता है, जो उसमें इनकम जनरेशन जो बिजनेस एक्टिविटी कर सकते हैं, वो दो तरीके से। पहला होगा कि आप अपने जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है, जो भी चीज आपका जो उत्पादन में जो आपकी जो फैक्टर्स लगते हैं, जैसे लैंड हुआ, लेबर हुआ, कैपिटल हुआ और एंटरप्रेन्योरशिप भी एक जोड़ते हैं इसमें, जो चौथा एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर हो जाता है। इनके जरिए से हम कहीं पे भी इकोनॉमी में हम प्रोडक्शन कर, कोई भी चीज का प्रोडक्शन में इनकी जरूरत पड़ती है। और दूसरा एक जो मुद्दा होता है वो प्रोडक्टिविटी पे होती है कि मतलब आपने जो प्रोड्यूस किया वो कितने इनपुट में, अगर कम इनपुट में आपने प्रोड्यूस किया, कम लागत लगा के आपने ज्यादा और बेहतर चीज प्रोड्यूस किया, तो वो प्रोडक्टिविटी का एक जरिया। तो ये दो चीजें, ये दो फैक्टर जो है किसी भी इनकम ग्रोथ को दर्शाता है। अब इसके जरिए आप आसानी से समझ सकते हैं कि हमारे यहाँ जो योगदान है वो किनका किनका रह सकता है। अगर हम 90% करें कि हमारे यहाँ असंगठित क्षेत्र से आते हैं, इसका मतलब तो ये है कि हमारे यहाँ जो हमारी अर्थव्यवस्था है उसमें इनका योगदान काफी है एज ए एम्प्लॉयमेंट जनरेशन। बट जहां तक चूंकि ये असंगठित है, इससे और जैसा कि आप ने कहा कि इसमें बहुत सारे लेबर नॉर्म्स और कई सारी चीजें, इनकी काउंटिंग भी बड़ी मुश्किल हो जाती है, तो इनकी प्रोडक्टिविटी उतनी हाई नहीं होती है जितनी जो संगठित क्षेत्र की होती है। बट इनका इम्पोर्टेंस तो इनके एम्प्लॉयमेंट से ही समझ में आ जाना चाहिए कि जहाँ 90% लोग इसमें एम्प्लॉयड हैं और उनका एक लाइवलीहुड चल रहा है, और वो सिर्फ लाइवलीहुड ही नहीं चल रहा है बट वो एक इनकम इकोनॉमी को में एक बिजनेस एक्टिविटी जनरेट बूस्ट कर रहे हैं। और हमारी अर्थव्यवस्था अगर हमारी इतनी बड़ी है आज के समय में, तो इनका कंट्रीब्यूशन काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। एक आपने इसी से जुड़ा हुआ कहा कि बहुत सारे, और हम लोग जानते हैं कि एक जो नेगेटिव एस्पेक्ट है इसका, पॉजिटिव एस्पेक्ट जो भी देखें या जैसे भी कहें, एक नेगेटिव एस्पेक्ट जो है वह है कि इसमें बहुत सारे अधिकार नहीं मिल पाते हैं जो श्रमिकों को, और इस वजह से उनको बहुत दिक्कत होती है। तो हमारे देश के लगभग पूरे औद्योगिक क्षेत्र में अधिकारहीन श्रमिकों की फौज काम कर रही है, अगर कहा जाए एक तरह से, तो जिनके लिए किसी तरह का ना बीमा है ना जोखिम है, वो कम करने की स्थितियां हैं। क्या क्या इक्विपमेंट्स होने चाहिए वो भी हैं कि नहीं, बहुत सारे, जैसा हम देखते हैं आए दिन नाले की सफाई के दौरान कोई मौत की खबर आती रहती है। तो हम इन सब को लेके भी मतलब कहाँ तक, कैसे, आपका क्या मानना है कि ये एक नेगेटिव एस्पेक्ट है हमारी अर्थव्यवस्था का या इसको पॉजिटिव ही माना जाए? नहीं, ये बिल्कुल आपने बहुत सही मुद्दा उठाया है, क्योंकि ये एक ऐसा ऐसी बिंदु है जहाँ पे हमें काफी विचार करनी चाहिए। ये तब होता है जब अब यहाँ पे ही जो है हमें सरकार का जो की भूमिका जो है बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है, खास के जब प्रॉपर्टी राइट्स और रूल ऑफ लॉ
और जो कोर्ट का जो नेचर है वो जी। क्लियर डिफाइन होना चाहिए, लेबर कोड्स होने चाहिए। क्योंकि होता क्या है कि अगर आप देखें तो मैं उनके वर्किंग कंडीशन की बात तो बाद की बात है, पहले आप जो उनको मेहनताना मिलता है जी। वो भी जो संगठित क्षेत्र की तुलना में सेम एम्प्लॉयमेंट सेम सर्विस का आप देखेगा तो लगभग हाफ के आसपास है। आप अगर देखिएगा संगठित क्षेत्र में एवरेज जो मंथली सैलरी जनरली निकल के आती है, अगर आप देखिएगा तो मुश्किल से 10,000 11,000 के आसपास में आती है। और जी। उन्हीं का काउंटर पार्ट अगर देखिएगा जो संगठित क्षेत्र में है उसमें कम से कम तो 20-25 से ऊपर ही आता है। जी। आप कंपेयर कर सकते हैं अपने यहाँ आसपास अगर एरिया में देखें तो ड्राइवर को देखिएगा, आप ड्राइवर जी। अगर हायर करने जाइएगा तो आपको जी। 10,000 रुपये में ड्राइवर मिल जाएंगे। जी। लेकिन किसी भी सरकारी में क्षेत्र में अगर या कोई भी संगठित क्षेत्र में उसकी तनख्वाह कम से कम तो 25-30 हजार तो जरूर होती है। जी। तो जी। एक बहुत बड़ा डिफरेंस क्रिएट करता है। और ये यहाँ तक सीमित नहीं होता है। इससे क्या होता है, जो हमारी असमानता जो है ना यहीं से शुरू हो जाती है और बढ़ती चली जाती है। तो ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है जहाँ पे हमें अगर आप रेगुलर उनको एम्प्लॉयमेंट नहीं दे रहे हैं तो कम से कम सही मेहनताना तो देने की कोशिश करनी चाहिए, जहाँ पे लोगों की भूमिका इम्पोर्टेंट है, सरकार की खास कर। जी। भारत सरकार इस दिशा में अब तक कैसा परफॉर्मेंस कर रही है और आगे आपको क्या उम्मीद है? नहीं, भारत सरकार की जहाँ तक बात है तो भारत सरकार से ज्यादा इसमें जो है राज्य सरकारों की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। भारत सरकार की भूमिका सिर्फ एक निर्देश देने तक में हो सकती है। और खास करके जब कोविड आया था, हमारे काउंटिंग की प्रॉब्लम हुई थी, एनएसएसओ की डेटा की प्रॉब्लम हुई थी, लेकिन सरकार इस मुद्दे को बहुत ही इनफैक्ट सीरियस ढंग से देख रही है। तभी तो आप देखिए कि अभी रिसेंटली जो एनएसओ की जो रिपोर्ट आई है उसमें हम लोग इस चीज को फिर से कैलकुलेट करने की कोशिश हुई। तभी तो अभी अगर 90% की बात है तो ये 90% हवा में बात नहीं है, ये बात सरकार के डेटा जो है वो वहां से आ रही है। तो इसका मतलब है कि जब आप काउंट करेंगे इनको तभी उनको आप बढ़िया से मेजर कर सकते हैं, मॉनिटर कर सकते हैं और उसके लिए आप अलग तरीके की जो भी सहायता हो सकती है उसको उसकी तरफ आप पहल कर सकते हैं। जब आपकी काउंटिंग ही नहीं होगी तो ये दिक्कतें हो जाएगी। और जैसा कि हमने देखा कि जो एम्प्लॉयमेंट है वो प्री पैंडेमिक लेवल से थोड़ा कम ही है, ज्यादा नहीं बढ़ा है। भले हमारे जो इनका योगदान जो है कह सकते हैं कि जो ग्रॉस वैल्यू एडेड बोलते हैं, जो इकोनॉमी में कंट्रीब्यूशन है वो उसमें काफी बढ़ोतरी हुई, लेकिन नंबर ऑफ वर्कर्स जो है वो थोड़े घट गए। अब ये एक थोड़ा मिसिंग गैप है जिसको जब डेटा और भी डिटेल में आएगा तो इस पे हम थोड़ा सा और भी देख सकते हैं। मुद्दा ये नहीं है, मुद्दा ये है कि सबसे बड़ा चीज है कि इसमें सरकार की भूमिका क्या हो सकती है। तो सरकार की भूमिका जहां तक बात है तो राज्य सरकार, क्योंकि इंडिया एक फेडरल स्टेट है जहाँ पे राज्य सरकार के पास कई सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाने की अपनी इनकी एक कैपेसिटी है और क्षमता भी, और जिसके तरफ जो है राज्य सरकारों की भूमिका महत्वपूर्ण होनी चाहिए। हर राज्य को अपने हिसाब से देखना चाहिए कि हमारे यहाँ जो लेबर्स हैं उसको हम कितना काउंट कर पा रहे हैं, क्या हम उनके फैसिलिटीज को प्रोवाइड कर पा रहे हैं, इनफॉर्मल सेक्टर्स को थोड़ा उनको, चूंकि दे आर मोर कनेक्टेड विद द ग्राउंड रियलिटी। जी, अगर कहें कि योजनाएं और कानून पर्याप्त हैं, क्रियान्वयन की बात है तो कुछ गलत नहीं होगा। हमारे यहाँ ये समस्या शुरू से रही है, क्योंकि हम लोग कानून बनाने में कभी पीछे नहीं रहते हैं। क्योंकि कानून बनाने में हमें लगता क्या है, 4 ऑफिशियल्स बैठे, 4 लोग बैठे, उन्होंने कानून बना दिया। लेकिन जो एग्जीक्यूशन जो डेफिसिट होता है हमारे पास, जो हमारी जो क्षमता है, हमारी जो स्टेट लेवल पे या जो ग्राउंड लेवल पे जितने ऑफिशियल्स होने चाहिए उतने हैं नहीं, तो ये डेफिसिट क्रिएट होता चला जाता है, बैकलॉग शुरू हो जाता है। तो कानून की हमारे यहाँ कभी भी समस्या नहीं रही जी। हमारे यहाँ समस्या रही है उसको एग्जीक्यूशन देने के लिए। एग्जीक्यूशन देने में हमारे यहाँ ऑफिशियल्स की कैपेसिटी बहुत कम है। उनके जो टास्क है वो इतने ज्यादा हो जाते हैं कि वो एक इंसान के बस का फिजिकली पॉसिबल नहीं हो पाता है, इसलिए वो थोड़ा सा नैरो हो जाता है। जी, कहा तो ये भी जाता है कि एक डीएम डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के पास जितनी फाइल्स होती हैं और जितना बड़ा इलाका, कि उसे एक फाइल को दोबारा उसी फाइल को देखने में न जाने कितने महीने लगते हैं। बिल्कुल। बहरहाल बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने हमसे विस्तार से बात की, इसके लिए थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।
This is an ABP Life podcast.